Good morning, students. Now, today we'll start our new chapter, that is chapter number 7. Yes, chapter 7 is test, measurement, and evaluation. The learning objectives are definitions of test, measurement, and evaluation, importance of test, measurement, and evaluation in sports, calculation of BMI and waist hip ratio, and sematotypes of or body types, then measurement of health related fitness. So we'll read this chapter under following heads. Okay. Now we'll start. First of all, we'll start with test. What is the meaning of test? Okay. A test is a tool to evaluate the skill, knowledge, capacity or aptitude of an individual or a group. टेस्ट क्या होता है बेटा? टेस्ट किसी भी इंडिविजुअल को टेस्ट मतलब इवेल्युएट करने का जो टूल होता है उसको हम टेस्ट बोलते हैं कि आप उस व्यक्ति में कितना नॉलेज है, उसकी कितनी स्किल्स हैं, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसको जब हम इवेल्युएट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट. अ टेस्ट में भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. टेस्ट जो है सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है. ओके. एंड द रिस्पॉन्सेज और रिएक्शन टू बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली ऑल्सो एंड क्वालिटेटिवली ऑल्सो. जो भी पार्टिसिपेंट है या जो भी हमारे ये हैं स्पोर्ट्समैन हैं, उनको जो हम उनकी कैपेसिटी और उनकी जो स्ट्रेंथ को चेक करते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट. इट रिफर्स टू एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, procedure or technique used by an administrator to elect or response from the test taker. Okay, and it is the form of questioning or measuring used to assess retention of knowledge, capacity or ability of some endeavor. टेस्ट एक स्पेसिफिक टूल है, एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है जिससे आप किसी भी पार्टिसिपेंट की, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की फिटनेस, स्किल और नॉलेज और वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हो. अगर हम फिज़िकल एजुकेशन की बात करते हैं तो जो टेस्टिंग होती है इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ गुड प्लानिंग ऑफ द प्रोग्राम. किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी कंपटीशन की अच्छी प्लानिंग के लिए, उसके सक्सेस के लिए हम टेस्ट लेते हैं. ठीक है. अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं फिज़िकल एजुकेशन में और उसके बेसिस पर हम जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको इवेल्युएट करते हैं. ओके. द सेकेंड वन इज़ मेजरमेंट. अब मेजरमेंट क्या होता है? इट इज़ मेजरमेंट इज़ द यूज़ ऑफ टेस्ट एंड टेक्निक्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और डेटा अबाउट अ स्पेसिफिक स्किल और फिटनेस लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल. अब जैसे हमने किसी को टेस्ट किया, ठीक है, अलग अलग टेस्ट से हमने किसी को टेस्ट किया तो उसको मेजर भी तो करना होगा. उसके एवेल्युएशन के लिए उसको हम मेजर करते हैं. इट इज़ अ वे ऑफ एवेल्युएशन दैट रिकॉर्ड्स एन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सेस. जो भी किसी जिसको आपने टेस्ट किया है उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको हम मेजर करते हैं, है ना. जैसे सपोज आपने उसको रनिंग के लिए बोला, रनिंग से आपने उसको टेस्ट किया तो हम उसको मेजर करेंगे कि हाउ मच ही रन्स विद इन एन आवर और मिनट पर सेकेंड पर आवर, है ना. एक स्पेसिफिक स्केल में हम उसको मेजर करेंगे. या सपोज वेट लिफ्टिंग है तो एक इतना केजी, इतना पाउंड, कितना वेट वो उठा रहा है, तो इस तरह से हम उसको मेजर करते हैं. ठीक है. मेजरमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग अ टेस्ट to obtain quantitative data, and measurement aids evaluation process in which various tools and techniques are used in collection of data. तो क्या हुआ? सबसे पहले हमने टेस्ट किया. टेस्ट करने के बाद वो जो भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसके मेजरमेंट के हेल्प से हमने उस पर्सन का डेटा तैयार किया. ओके. देन द नेक्स्ट वन इज इवेल्युएशन. अब इवेल्युएशन क्या होता है? एन इवेल्युएशन इज एन असेसमेंट और एज सिस्टमैटिक एंड इम्पार्शियल एज पॉसिबल ऑफ एन एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, टॉपिक,
थीम, सेक्टर, ऑपरेशनल एरिया, इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस, है ना। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इवैल्यूएशन का मतलब होता है एक ऐसा असेसमेंट जिसमें कि हम किसी भी पर्सन की एप्लीकेबिलिटी, कैपेबिलिटी और उसके अचीवमेंट को इवैल्यूएट करते हैं, है ना। अब सबसे पहले यहाँ आपको इस एरो से समझ में आ रहा है कि हम अचीवमेंट्स को, मीन्स पर्सन कहाँ पर है और वो कहाँ तक ग्रो कर रहा है, उसको हम इवेल्युएट करते हैं। ओके, इट इज़ अ टेक्निक बाय विच वी कम टू नो एट व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड। कहाँ तक उसने अचीव किया, कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पहुँचा, तो वो हम ग्रेड और रैंकिंग से उसको इवेल्युएट करते हैं कि मीन्स सपोज टुडे ही इज़ एट ए लेवल, है ना, देन टुमारो विल बी एट बी, देन सी। तो इसका मतलब ये है कि वो अचीव कर रहा है, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन दैट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द प्रोडक्ट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन विथ प्रो कंसीव्ड क्राइटेरिया टू मेक जजमेंट। ओके, तो अब हमने क्या देखा, ये तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला होता है टेस्टिंग। आप किसी को भी टेस्ट करोगे, उसकी स्किल्स, उसके एप्टीट्यूड और उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी को हम टेस्ट करेंगे। फिर टेस्ट हम किस बेसिस पे करते हैं, मेजरमेंट के बेसिस पर उसको हम मेजर करते हैं कि भाई उसकी क्या क्राइटेरिया है, उसको मेजर करेंगे हम। तो उस हेल्प से हम फिर उसका डेटा तैयार करते हैं और उस डेटा के बेस पर हम उसको इवेल्युएट करते हैं कि इज़ ही ग्रोइंग और नॉट। ओके, now the next one is what are the importance of test, measurement and evaluation। हम ये तीनों करते तो हैं, लेकिन इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है हमको कि हम किसी भी पर्सन का टेस्ट लें, उसका मेजरमेंट और इवेल्युएशन, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। बिना टेस्ट, मेजरमेंट और इवेल्युएशन के बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम किसी भी फील्ड में, फिज़िकल एजुकेशन की या स्पोर्ट्स की किसी भी फील्ड में अचीव कर सकें, है ना। उसके अचीवमेंट्स के लिए ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वन इज़ फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस, मीन्स जो भी व्यक्ति है या जो भी बच्चा है, स्टूडेंट है, उसका क्या प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका नॉलेज रखने के लिए हम ये जो है टेस्ट या मेजरमेंट या इवेल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स कैन गेट अप्रोप्रिएट नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फॉर प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। अब हमको अगर पता चल गया, सपोज़ हमारे दो प्लेयर्स हैं, है ना, दोनों प्लेयर्स के हमको प्रोग्रेस पता चल गई। 11 में से माना कि 8 प्लेयर्स की प्रोग्रेस तो अच्छी हो रही है और 2 प्लेयर्स की प्रोग्रेस अच्छी नहीं हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एक इफेक्टिव प्लानिंग बनाएंगे कि अब हमारे ये जो 2 प्लेयर्स हैं जिनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, अब उस पर हमको वर्कआउट करना है, ठीक है ना। उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए फिर हम काम करेंगे। देन फॉर नोइंग द एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़, नेचुरली जब आप टेस्ट लोगे, उसको इवेल्युएट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके प्लेयर्स की क्या एबिलिटीज़ हैं और उसकी क्या कैपेसिटीज़ हैं, है ना। और फिर उसके बाद हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर हमको पता चल जाता है कि इनकी एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ क्या हैं, तो फिर हम उनको प्रॉपर मोटिवेशन दे सकते हैं। फॉर गिविंग मोटिवेशन ऑल्सो इट इज़ रिक्वायर्ड। आप उनको मोटिवेट करोगे उनके परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, उनको और ज़्यादा उनके साथ हम एफर्ट्स लगाएंगे, तो इट इज़ अ वाइटल मोटिवेशनल डिवाइस। Okay, a sports person comes to know his or her level of achievement or performance with the help of performance with his or her previous performance or with others performance। Means हम किसी जो भी हमारा प्लेयर है उसको हम उसका खुद का पहले का अचीवमेंट बताएंगे और उसके जो कलीग्स होते हैं उनका अचीवमेंट बताएंगे और फिर उसको हम मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। फॉर डिस्कवरिंग द नीड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स की जो ज़रूरतें होती हैं उनको भी हम ध्यान में
रखते हुए ये टेस्ट लेते हैं। फिर हमको पता चलता है कि इनकी और क्या ज़रूरत है। जैसे हमने टेस्ट लिया तो हमको पता चला कि भाई इस प्लेयर की कोई इसकी वजह से मतलब किसी रीज़न की वजह से ये जो प्लेयर है ये पीछे हो रहा है, तो उसकी हमको ज़रूरत पता चली, फिर उसकी ज़रूरत को हम पूरा करके उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, अब स्पोर्ट्स पर्सन को क्लासीफाई हम कर पाते हैं कैसे? द ट्रेनिंग लोड इज गिवन अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपके 12 प्लेयर्स हैं या 10 प्लेयर्स हैं, 10 में से आपको पता चलता है कि 8 प्लेयर्स का तो की कैपेसिटी अलग है, 2 प्लेयर्स की कैपेसिटी अलग है। तो आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब आपका ये क्लासिफिकेशन हो गया है ना, या और 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर लिया आपने कि आपके जो 4 प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल ए ग्रेड पर हैं, उनके साथ आपको बहुत कम मेहनत करनी है। 3 प्लेयर्स हैं, उनके साथ आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है, और जो बचे हुए 3 प्लेयर्स हैं उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये क्या हो गया? ये क्लासिफिकेशन हो गया ए, बी, सी और 3 ग्रेड में। तो अब आप क्या करोगे? उस हिसाब से एफर्ट्स लगाओगे। तो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इज रिक्वायर्ड। ओके। देन फॉर नोइंग द अचीवमेंट्स इन फ्यूचर, है ना, मीन्स इसका क्या मतलब होता है? देयर इज नो डाउट दैट प्रेजेंट परफॉर्मेंस कैन बी एग्जामिन्ड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट परफॉर्मेंस द फ्यूचर अचीवमेंट्स कैन बी प्रिडिक्टेड। जैसे आप का आज का क्या परफॉर्मेंस होगा उसको तो हम किससे टेस्ट कर लेते हैं, कैसे एवेल्युएट करते हैं? आज की आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको हम टेस्ट, मेजरमेंट और इवेल्युएशन से एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपका फ्यूचर का क्या परफॉर्मेंस होगा वो आज की परफॉर्मेंस से हम एग्जामिन कर सकते हैं। आज आपकी जो परफॉर्मेंस है, जैसे सपोज जो प्लेयर्स हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो किस लेवल पर हैं, उससे हमको पता चलता है कि जब वो कंपटीशन में जाएंगे तो कैसा रिजल्ट लेके आएंगे। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आज आप जो पढ़ाई कर रहे हो उससे आपको पता चलेगा ना कि कितनी पढ़ाई की है, तो उससे आपके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, है ना। तो आज की जो परफॉर्मेंस होती है, आपकी जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है, उससे आपके फ्यूचर के अचीवमेंट्स पता चलते हैं। ठीक है। देन फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन आर सिग्निफिकेंट टूल्स इन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड sports. It is also important for the development of physical education profession, and without research and experimentation no profession can be improved and taken forward. किसी भी प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च और एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोफेशन बिना रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के इम्प्रूव नहीं कर सकता है। ठीक है। और टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन एनकरेज द रिसर्चर्स टू फाइंड आउट द गैप्स इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड ब्रिज दोज गैप्स। मीन्स कोई किसी भी, सपोज आप किसी प्लेयर के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो उसका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है और जो उसका प्रीवियस नॉलेज है उसका आप गैप को मेजर करोगे, उस पर रिसर्च करोगे, और फिर उसको हम जो बीच का जो गैप है उसको फिल करने के लिए हम वर्कआउट करेंगे। ओके। इट कैन बी सेड दैट टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन आर रियली सिग्निफिकेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ओके। अभी हमने पढ़ा टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के बारे में। अब हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ BMI एंड वेस्ट हिप रेशियो, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे BMI। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ BMI? BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। अब क्या होता है कि आपकी जो बॉडी का वेट है और हाइट है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसका जो रेशियो होता है दैट इज़ कॉल्ड द बॉडी मास इंडेक्स। जो बॉडी मास इंडेक्स होता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज Quetelet's index. BMI is a measure of body fat based on height and weight that applies to both adult man and women. और normal BMI is 18.5 to 24.9. ठीक है। BMI का जो मेजरमेंट होता है बहुत ही ईजी होता है,
और ये जो BMI है इट कैन बी डिफाइंड एज द इंडिविजुअल्स बॉडी वेट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हिज हाइट। मतलब BMI कैलकुलेट करके आप ये निकाल सकते हो कि आप कितने हेल्दी हो और कितने फिट हो। और वी कैन से दैट इट इज़ अ टूल to correlate risk of health problems with the. For calculating the BMI we need two things. One is the height of the person and the second one is body weight. Means जिसका भी हमको BMI निकालना है उसके लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक उस पर्सन की हाइट और अनदर उस पर्सन का वेट। आप यहाँ देख रहे हैं कि बॉडी BMI का फॉर्मूला क्या होता है ना। सी BMI इज़ इक्वल टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, वेट kg में और जो आपकी हाइट है उसको हम स्क्वायर मीन्स सपोज आपकी हाइट अगर 5 है तो 5 into 5। ओके, नाउ विल टेक वन एग्जाम्पल। सी यहाँ हमने देखा कि फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट, है ना, मीटर स्क्वायर में। एंड देन सपोज़ अगर हम किसी का BMI कैलकुलेट कर रहे हैं, BMR कैलकुलेट कर रहे हैं, बॉडी मास रेशियो और बॉडी मास इंडेक्स, तो उसमें जो एज है वो सपोज़ 35 है और वेट है 77 kg, है ना, और हाइट है 165 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है बेटा, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 1.65 मीटर। ओके, तो यहाँ आप कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेट कैसे किया है, 77 अपॉन 1.65 इंटू 1.65। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो इसका हमारा आंसर आया 28.28, है ना। तो अब हम देखेंगे कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक, नाउ सी, ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ओबेसिटी कि अगर आपका 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हैं, अगर 18.5 से 24.9 है तो आप नॉर्मल वेट हैं, अगर 25 से 29.9 है तो ओवरवेट है, ओबेसिटी 30 to 34.9 है तो आप ओबेसिटी की फर्स्ट कैटेगरी में हैं। ठीक है, एंड 35 to 39.9 है तो ओबेसिटी की सेकंड कैटेगरी में हैं, और अगर 40 से ज़्यादा है तो आप एक्सट्रीम, मतलब आप एक्सट्रीम ओबेसिटी में हैं। ओके, तो अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो था हमारा 28.28, तो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बी ओवरवेट, है ना, वो क्या हो जाएगा, ओवरवेट में आएगा। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द BMI. We should take some precautions during measurements. The following precautions must be taken while taking measurements of height and body weight for calculating BMI. जब भी हम BMI कैलकुलेट करने के लिए किसी का भी वेट और हाइट को मेजर करते हैं तो कुछ हमको प्रिकॉशंस लेना होते हैं। व्हाट दे आर, द बॉडी वेट मस्ट बी टेकन ऑन अ रिलायबल एंड परफेक्ट वेइंग मशीन। आपकी जो वेइंग मशीन है इट शुड बी परफेक्ट, है ना। वाइल टेकिंग बॉडी वेट वन मस्ट वेयर मिनिमम रिक्वायर्ड क्लोथ्स। अब कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारे वुलन्स और शूज़ और ये सारी चीज़ें पहनकर वेट करते हो तो उसका भी वेट आ जाता है। अगर आपको एग्जैक्ट वेट निकालना है, एग्जैक्ट BMI कैलकुलेट करना है तो आपने जो भी पहन रखा है इट शुड बी लाइट वेट। ओके, while measuring height one should be barefooted and his or her body should be in a straight position. सेकेंडली, जब आप हाइट को मेजर कर रहे हो तो आपको पैरों में शूज़ नहीं पहनना है और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर अपनी हाइट को मेजर करना है। ओके, तो इस तरह से हम BMI कैलकुलेट करेंगे और फिर हम वो जो चार्ट है उसकी हेल्प से पता लगाएंगे कि हम नॉर्मल हैं, ओवरवेट हैं या ओबेस हैं। ओके, थैंक यू।